नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 6 साल 3 महीने और 3 दिन का इंतजार करने के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की आवाम को मिली है। आज SKICC में उमर अब्दुल्ला ने आज बतौर चीफ मिनिस्टर ओथ ली। आपको बताते चले कि 19 जून 2018 को जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया था, तब PDP की और BJP की जो मिलीजुली सरकार थी, गठबंधन वाली सरकार, वो गिर गई थी। और आज 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने बतौर चीफ मिनिस्टर शपथ ली है और एक सरकार का गठन हुआ है। यानी इंतजार 6 साल 3 महीने इंतजार करना पड़ा है जम्मू कश्मीर की आवाम को पॉपुलर गवर्नमेंट हासिल करने के लिए। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ बड़ी खबर यह है कि सुरेंद्र चौधरी को, एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। उन्होंने BJP के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, उनको हराया था और बड़ी मार्जिन से हराया था, जिसके चलते उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया गया है। और ये बहुत यानी पीरपंचाल में पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है। उसके अलावा हम मंत्रियों की बात करेंगे तो जावेद डार राफियाबाद से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्कीना इट्टू जो DH पौरा से जीती है, उन्होंने भी शपथ ली है। जावेद राणा जो मेंढर से जीत के आए, सतीश शर्मा जो शंभ से जीत के आए थे, उनको भी एक अवसर दिया गया है। सतीश शर्मा को अवसर देने के पीछे एक बड़ा महत्व ये है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। और सतीश शर्मा ने फॉर्मर स्पीकर और फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारा चंद, जो कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, उनको पराजित किया था, परास्त किया था, जिसके चलते उनको रिवार्ड मिला है। पहले हम आपको बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने ओथ ली है, तो एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार मिलेगी, जिसका लंबे समय से इंतजार था। और बार बार ये कहा जाता था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कितनी भी खराब हो, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो दोस्तों, ये आसान नहीं है। आग का दरिया है, डूब कर जाना है, कांटों बड़ा ताज है। आपको बताते चले क्योंकि मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं और अलायंस ने भी किए हैं। यहाँ तक कहा है कि 370 की वापसी भी की जाएगी, पाकिस्तान से बातचीत की भी हिमायत की है, और उनको जो बंद है जेलों में, चाहे राजनीतिक बंदी हो या कुछ दूसरे हो, उनको भी रिहा किया जाए। इसलिए ये आसान नहीं है। 1 लाख नौकरियों को 1 स्ट्रोक में, यानी सरकारी पदों को जो रिक्त पड़े हैं उनको भरना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने आज पहले दिन ही एक ऐसा संकेत दे डाला है इस सरकार को कि आपको जो मैंडेट दिया गया है, वो मैंडेट इसलिए दिया गया है कि आपने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, उसकी मुखालफत करनी है। एक ऐसा प्रस्ताव पारित करना है जिससे ये साबित हो कि जम्मू कश्मीर की जनता उस फैसले के पक्ष में नहीं है। यानी आगाज महबूबा मुफ्ती ने शुरू कर दिया। पहले हम बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या स्टेटमेंट दिया और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या रहेगा। कि जम्मू कश्मीर को बहुत सालों के बाद अपनी सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और नीचे रखो, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं।
उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को मैडम, जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को, ये सोच के चलिए, आज की पहली चुभन महबूबा मुफ्ती ने सरकार के बनते ही दे दिए। ठीक ओथ सेरेमनी के तुरंत बाद कहा है कि पहले ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में नहीं था। इस तरह के आगे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना सरकार को पेश करना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से बड़े सुलझे हुए तरीके से आज की ओथ सेरेमनी हुई है और जो जिन लोगों को इंडक्ट किया गया है बड़ा सोच समझ के संतुलित वे में, बड़े ही बैलेंस्ड वे में एक उमर अब्दुल्ला ने प्रयत्न किया है। आगे भी वो उन्होंने समन्वय और तालमेल बनाने का वादा किया है केंद्र सरकार से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकारें आर्थिक तौर पर पूरी तरह से डिपेंड जो हैं केंद्र सरकार पर ही रहती हैं। हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कर्नल एस पठानिया हैं, सैनिक समाज पार्टी से। पठानिया साहब का स्वागत है। सरबजीत सिंह जोहल बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी स्वागत है। एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे साथ राजीव सराफ हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी स्वागत है। और मुबारक हो सुरजीत सिंह मनास को, इनकी सरकार बन गई है। इनके चेहरे की रौनक ही बताती है कि आज ये कितने खुश हैं। मनास साहब, आपको भी स्वागत है। आपने स्टेटमेंट सुना होगा महबूबा मुफ्ती का, ये इस तरह की दिक्कतें आपके सामने आने वाले दिनों में आती ही रहेंगी और आप कितना तैयार हैं इसको लेकर के। दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस ने आज ओथ नहीं ली, कांग्रेस के एक भी मिनिस्टर ने ओथ नहीं ली है, वो भी एक आपके लिए चिंता का सबब। हालांकि आपके पास नंबर पूरा है, नंबर पूरे करने में आप बड़े माहिर हैं और आपने कर भी लिए। पहले तो विनोद जी, मैं दर्शकों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी बहाल हुई है। स्टेट में जो अफसरशाही है वो ख़त्म हुई है। अब लोग अपनी बात कर सकते हैं और लोगों के हक में हम लोग भी बात कर सकते हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए क्या बातें करनी हैं वो हो सकती है। ये जो एक किस्म की तानाशाही थी स्टेट में, आम लोगों की बात सुनी नहीं जाती थी। रही बात जो आपका सवाल है, तो अभी जुम्मा जनाब 4 घंटे नहीं हुआ गवर्नमेंट बने हुए, तो आप लोग परेशान हो गए हैं। ये कोई अपोजिशन वाले, कोई मैडम महबूबा जी कह रही हैं, चिंता नहीं करिए, बड़ा बैलेंस मंत्रिमंडल उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है बिल्कुल बैलेंस होके, जमीन पे खड़े होके, दिमाग को ठंडा रख के हम काम करेंगे और जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में 5 साल है ना, हम उसको पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 370 वापस लाएंगे। देखिए 370 के लिए तो हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। 370 आने में 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 70 साल लग जाए। अगर ये 70 साल के बाद 370 हटा सकते हैं तो हम 100 साल लेके चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 370 यहाँ के नस नस में बसा हुआ है, यहाँ के लोगों का स्पेशल स्टेटस था, कोई भीख नहीं थी, किसी ने हमें भीख नहीं दी हुई थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिला हुआ था। लेकिन आप थोड़ा 370 को लेकर थोड़ा सा खामोश हो गए। उमर अब्दुल्ला तो एटलीस्ट खामोश हो गए, वो स्टेटहुड पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमको लगता है कि बात बनने वाली नहीं है। देखिए विनोद जी, स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम हो गए ना। सबसे पहले जरूरी तो स्टेटहुड वापस लाना है ना जी। अभी जो है सरकार है, ये सरकार जो है जाना पड़ेगा एलजी के पास, और एलजी साहब जो है, जो बीजेपी के आदमी हैं, वो खेला करने में माहिर हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मंत्रिमंडल जो आया है, जो बनाए गए हैं लोग, आप वहीं से समझ सकते हैं कि कितना समझदारी वाला मूव था उमर अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने एक बैलेंस और एक बहुत ही समझदार लोग जो हैं वो लाए हैं। अभी 3 लोग और बनाए जाने हैं, तो देखते हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन तो आपसे ज्यादा समझदारी महबूबा मुफ्ती ने कर डाली और अवाम को उकसाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। महबूबा, मैं कांग्रेस से राजीव से जानना चाहूँगा। राजीव जी, आपकी पार्टी ने आज पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छी की, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, प्रियंका भी थी, राहुल खुद भी थे, लेकिन ऊपर डाइस पे बैठे नहीं, कोई ओथ नहीं, तकरार शुरू है क्या? धन्यवाद विनोद जी। पहले मैं जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारक दूंगा
कि मनाज आज साहब को भी मुबारक देंगे। मुबारक मनाज साहब को भी देंगे और आपको भी देंगे। हमारा कई सालों का संघर्ष जो 2014 के बाद चल रहा था, आज वहाँ तो कहीं एक स्थिति बनी कि हमारी एक अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने, सरकार बनी, चुनाव हुए, सब ठीक तरह से हो गया, कोई जानी माल का नुकसान नहीं हुआ, उस तरह से ठीक रहा। अब बात आप कह रहे हैं, हमारा कांग्रेस का कभी भी कोई सत्ता हमारा लोभ नहीं था। हम हमेशा ये कहते रहे थे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। जब पार्लियामेंट के होते थे हम तब भी कहते थे पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराओ। हमारा शुरू से अगर हमें लालच होता तो हम मिनिस्ट्री ले सकते हैं, कौन छोड़ते मिनिस्ट्री, लेकिन हमारा हम साथ दे रहे कहते हैं। उन्होंने दी नहीं है, कहने को मैं ये भी आया कि वो एक दे रहे हैं, आप दो मांग रहे हैं, इस देखिए, पे प्रेशर टैक्टिस है। मसला एक दो का नहीं है, हमारा उनके साथ अलायंस है, हम अलायंस के तहत हैं और हम अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं। मिनिस्ट्री कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, पता नहीं आप क्यों समझते हो मिनिस्ट्री। हम जब सरकार में साथ दे रहे हैं तो ऑब्वियस हम सरकार का हिस्सा हैं और हम इसके साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई गिला शिकवा नहीं का है। मंजर हमने देखा है 2002 में जब आपकी हुकूमत बनी थी और बड़ा स्मूथली चल रहा था मुफ्ती सईद का सीएम का टेन्योर, लेकिन आपने सत्ता के लिए गुलाम नबी आजाद को बिठाया था कि नहीं? सुनिए मेरी बात, लैंड रो हुआ था कि नहीं? सुनिए मेरी बात जी। उसमें क्या हुआ कि जो हमारी कमिटमेंट थी 3-3 साल की, तो उस कमिटमेंट के तहत आजाद साहब आए, वो तो सीएम की रोटेशन में आए और बड़ी ईमानदारी से हमने पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को दिया और उसके बाद हमने दूसरा अपने को लिया। वो हमारा बनता भी था, बल्कि हमने 3 महीने लेट लिया क्योंकि उड़ी में भूकंप आया हुआ था और टंगडार में भूकंप आया था, उस कारण हम 3 महीने लेट थे, नहीं तो हम पहले ले लेते। सरबजीत जी, अब सवाल ये है कि 1,26,000 वोट ज़्यादा लिए, 29 सीटें भी ली, सरकार कोई बना रहे, मलाल लगता है हाथ से मलाई छूट गई, मलाल आता है? देखिए मनोज जी, डेमोक्रेसी है, अच्छी बात है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आज बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब बहुत समझदार आदमी हैं, उन्होंने आज भी कांग्रेस को नहीं लिया है और मुझे लगता नहीं है कि लेंगे भी। और मैं एक और बात कांग्रेस के प्रवक्ता को बताऊं कि 70 साल के बाद पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने नीचे गिरी है, उसकी महज 6 सीटें हैं। ये शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि ये 6 सीट पे आई है। तो उमर फारूक को भी पता है, उमर अब्दुल्ला जी को भी पता है कि ये डूबता जहाज है। अच्छा, आज इनके जो मैनिफेस्टो है, आज 1 लाख नौकरी देनी है, जम्मू से जो मीटर हैं वो तभी में फेंकने हैं, ऐसे ही ऐसे ही श्रीनगर से जेलम में फेंकने हैं, 12 सिलेंडर देने हैं, बहुत कुछ जो वादे किए हैं उसमें पाकिस्तान का भी है। और यहाँ तक दफ़ा 370 की बात है, वो एक बीता समय था जो बीत गया, वो ना तो उमर अब्दुल्ला साहब ला सकते हैं, ना ही महबूबा ला सकती है और ना ही कांग्रेस लाएगी। ये कोई आज ये स्टेटहुड पे आ गए, इनको मालूम है कि स्टेटहुड जो है वो ये एक सेफ है, यहाँ हमें मिल सकता है। देखिए, कभी आज़ादी मांगते थे, कभी जब आज़ादी मांगते थे हुर्रियत का साथ देते थे, आज कहाँ से कहाँ ले आए हैं, कहाँ सेल्फ रूल, कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो अपना जो राग था। आज सबको माननीय प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि आप कहाँ पर खड़े हो। और जम्मू की बात रही, जम्मू से हमें भारी बहुमत मिला है, हमें 70 साल में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और कांग्रेस का जो जहाज है वो डूबा है। पहली बार ऐसा हुआ है 70 साल में कि महज 6 सीटें इन्हें मिली हैं, फिर भी ये इतने खुश हैं, वहाँ आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो इनको आज नहीं लिया है तो आगे भी नहीं लेंगे। उनको मालूम है कि यहाँ दिल्ली से बहुत सारी यहाँ तनख्वाह तक दिल्ली से आती है, तो यहाँ हमारा अपना क्या है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर ये ऐसा रखेंगे, मनासा भी यहाँ बैठे, अगर ये कांग्रेस को दूर रखेंगे, इसे अवॉइड करेंगे डूबते जहाज से, तो भारतीय जनता पार्टी भी इनका सहयोग करेगी। देश हित में जो भी फैसले होंगे वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इनके साथ है। मेरे साथी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, मुझे एक बात बताओ, पहले तो आज वहाँ ओ सेरेमनी में आए नहीं भाई, कम से कम आपके 2 नुमाइंदे आ जाते। ये मुझे नहीं लगता 10 बंदों की रैली, सुनिए रात को बुलाया हो, मुझे पता नहीं, आप बिन बुलाए भी पहुंच जाते हो जहाज लेके, छोड़ो आप तो इंडिया के आप पाकिस्तान पहुंच जाते हो। आपके सारे लीडर पहुंचे हैं। देखिए, आप चाहते नहीं थे 70 साल से सबसे न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद दिल्ली सारी वहां पहुंची हुई है। आपका आप बताओ कि सेंटर से कौन आया, पहले ये बताओ मुझे। क्या आज इतना बड़ा डेमोक्रेसी की बहाल हुई है, इतने इंटरनेशनल वहां तो क्रेडिट आप लोगे, मिल्टन सी खत्म कर दी,
सेंट्रल से एलजी है, टेंशन मत लीजिए। हाँ वो इन्हीं के हैं, तो वो तो वैसे मुनाज साहब ने पहले ही कहा था। साहब यहाँ नॉन पॉलिटिकल वो बेस पे यहाँ बाकी नेशनल कांग्रेस को सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, वो बीजेपी की सलाह नहीं लेगी कि बीजेपी की सलाह पे वो अपनी सरकार चलाएगी। हमने देख लिया सलाह लेके उन्होंने क्या, पीडीपी ने भी आपकी सलाह ली थी, आज क्या हाल हुआ जम्मू कश्मीर का सबको पता है। आपकी सलाह शिवसेना वालों ने भी ली थी मुंबई में, उनको पता क्या हाल हुआ। आप रहने दीजिए, समझदार है। मुझे लगता है कि मनाज साहब सुन रहे हैं, आज उन्होंने कांग्रेस को यहाँ कोई तरजीह नहीं दी और आगे भी नहीं देंगे, और उनको मालूम है कि ये डूबता जहाज आज कहाँ आके खड़े हो गए। सुनिए, आपके वोट परसेंटेज में भारी भरकम गिरावट आई है, आप वो दिखाते नहीं, आप दिखाओगे सीटें और आप हारे। मैं कह रहा हूँ आपका बीजेपी का प्रेसिडेंट खुद हार गया, आपका प्रेसिडेंट हारा कि नहीं हारा? बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, तो फिर आपका प्रेसिडेंट सेफ नहीं है, तो आप किसकी बात करोगे? एक हमारा प्रेसिडेंट क्या हारा, प्रेसिडेंट के साथ सारे लोग जीते हैं, वो आगे पीछे काम लगे आप रहे। अपना देखो, आपका 2000 से लगातार वोट बैंक गिर रहा है, वो आप नहीं दिखाओगे। क्यों गिर रहा है? अभी आपकी गांधीनगर साउथ की सीट, अभी हमारे गांधीनगर साउथ की सीट कह रहे हैं 1900 वोटों से आप जीते हो, तो आप कैसे कहोगे हमारी जीत है? 1,26,000 हमने एनसी से ज्यादा वोट लिया, तो गिर कहाँ रहा आपकी? अरे आप अपनी बात सुनो ना, की कितने 70 साल के बाद आप सबसे निचले स्तर पर हो, 6 कल 2 से यहाँ पहुंचे, हम भी पहुंचेंगे, कोई हमें दिक्कत पहुंचेगा नहीं, नीचे गवर्नमेंट की फॉर्म पहुंचेंगे। आप आपका पतन है, पतन मैंडेट जो मिला है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इन दोनों को मिलाकर के आप क्या देखते हो? देखिए यूटी जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है? देखिए विनोद जी, जहाँ तक मैंडेट का सवाल है, इस समय जो मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा पूरे देश के अंदर पोलराइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट पिक द जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ तकरीबन 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, अगर हम पीर पंजाल भी शामिल कर लेते हैं। तो जनता ने अपना मैंडेट दिया है कि बीजेपी को पावर में नहीं आने देना है। पीडीपी को उन्होंने पैनलाइज किया, क्योंकि पीडीपी ने पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, तो एक लहर चली है जिसमें एम ये था कि बीजेपी को पावर में नहीं आने देना है। बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी वो, लेकिन वो फेल हो गई। अभी अगर यही इक्वेशन रहती है तो अगले 50 या 100 साल तक बीजेपी पावर में नहीं आ सकती है। उसकी वजह है कि हमारा जो पोलराइजेशन हो रखा है, और ये जो आस्ते आस्ते ये डीपर होता जाएगा। इस समय मैं बात करूंगा डिवाइड की। जम्मू और कश्मीर रीजन के अंदर डिवाइड जो पहले था, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जहाँ तक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का सवाल है और यूटी की हमारे क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहले तो मैं उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद देता हूँ सीएम बनने पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मनाज साहब, आपको डेमोक्रेसी की विक्ट्री है, बाकी अपने परसेप्शन चलते रहते हैं। इस समय जो सिचुएशन है कि ये जो गवर्नमेंट है एनसी की सपोर्टेड बाय कांग्रेस, ये एक ऑर्नामेंटल गवर्नमेंट है जिसके पास कोई पावर नहीं है। सारी पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अभी इनके पास 2 मेन मुद्दे हैं जिनको ये लेके चलेंगे, बिकॉज मैंने फारूक साहब को भी सुना था, वो कहते हैं कि मेरी होते हुए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये 370 नहीं आएगा, उसके बाद शायद आ जाए। सो दे आर कन्विंस्ड अबाउट इट कि उन्होंने इसको बीच बीच में उछालना है, लेकिन इसको परस्यू नहीं करेंगे। और परस्यू करने के लिए विगर चाहिए, विगर के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, पावर इनके पास है नहीं। जहाँ तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, मेरे अपने हिसाब से अगले 5 साल ये नहीं मिलेगी। इसका जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा, बीच बीच में उग्र होगा, सेंटर के साथ इनके रिश्ते बिगड़ते जाएंगे, वहाँ से जो फंड्स होते हैं वो स्क्वीज होते जाएंगे, और अल्टीमेटली जो जनता है वो सफ़र करेगी। अभी एक बात मैं लास्ट में कहता हूँ, देखिए जहाँ तक कश्मीर के लोगों का सवाल है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी आ गई, उनको पावर भी मिलेगी, पक्ष भी मिलेंगे, प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। जम्मू के लोगों को क्या मिलेगा? और आपको मैं ये बता दूँ, 12 साल पहले जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैं लोगों से पूछता था कि भाई जम्मू में क्या, तो लोग उस समय अपना घर बेच के यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। ये सच्चाई है। लेकिन आज अंतर आया है। अब बीजेपी की जब से पीडीपी 10 साल में अंतर आया है, वो फीलिंग जा चुकी है। लेकिन अभी मेरे को ये लग रहा है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन जो 75 साल से चलिए, अरे 24 से मान लीजिए, आपकी पहले पीडीपी के साथ गवर्नमेंट थी ना सर, 3 साल उनके साथ चलाई है ना आपने, उसके बाद आया। हाँ, तो वही चलिए मान लीजिए 7 साल से आया। जब महबूबा मुफ्ती को निकाल दिया गया तो फर्क आया, उससे पहले भी फर्क आना शुरू हो गया था। अभी सवाल यह है कि जम्मू के लोगों का क्या होगा आने वाले दिनों में, जब फाइनेंशियली
और आपको पता है कि हमारी जो स्टेट है वो बेसिकली फाइनेंशियल पैकेजेस के ऊपर ही चलती रही है शुरू से। ये बंद हो जाएंगे आस्ते आस्ते, लोगों की सफरिंग बढ़ेंगी। और उसके बाद जो हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया जाए, जम्मू को सेपरेट यूटी बनाया जाए और कश्मीर को सेपरेट यूटी। इनके रिश्ते भी सुधरेंगे, वेलफेयर और डेवलपमेंट जो एक मेन काम होता है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए यूपी देखिए, आंध्रा देखिए, बिहार देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, यहाँ पर भी तो डिवीज़न हुआ है ना। और गोवा की मैं बात करता हूँ, 3700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 16 लाख पॉपुलेशन है, फुल फ्लेज स्टेट है। हमारे पास 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 70 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन इस समय होगी। तो इन दोनों के बीच में ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनको अपनी जगह रखिए, अपनी जगह ग्रो करें, आपस में रिश्ते भी सुधरें और डेवलपमेंट और वेलफेयर के जो मेन काम हैं वो पूरी तरह से आगे चल सके। चलिए, कर्नल पठानिया ने कहा, लेकिन आज जो महबूबा मुफ्ती का बयान है उसके बाद तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें 5 अगस्त 2019 के फैसले को इंडोर्स करते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम ने 1,26,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा दिए हैं। और दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती को आपने सुना ही था कि उनका कहना है कि पहला प्रस्ताव ये पारित होना चाहिए कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है वो गलत हुआ है। हम तरुण चुग का साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की और उन्होंने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं उस फैसले पर मुहर जनता ने इस चुनावों के दौरान 2024 में जो निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, वायलेंस फ्री चुनाव हुए हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो फैसला यूनियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को लिया था वो बहुत उचित फैसला था। पहले हम बताते हैं कि ताबिश कमाल ने बातचीत जो की है तरुण चुग के साथ। बीजेपी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट ने शपथ ले ली है, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास व विश्वास की विजय हुई है। विकास और विश्वास के एजेंडे पर जनता ने खुलकर मोहर लगाई है और जनता ने 1,26,000 ज्यादा वोट एनसी से देकर 370 और 35 से टूटने का जन समर्थन मोदी जी को दिया है और आदेश दिया है, जनता का आदेश है कि मोदी जी लगे रहो, जम्मू सहित भारत के अंदर विकास की नई गाथा, विश्वास का नए कीर्तिमान स्थापित करो। और 370 और 35 के समूल नाश से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने खास कर कांग्रेस को सबक सिखाया है। सर, लेकिन कांग्रेस आज सरकार में शामिल नहीं हुई है। ऐसे ये कांग्रेस और एनसी का आंतरिक मसला है। चलते चुनाव के अंदर उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस 0 है और अब पूरे देश के अंदर जहां जहां भी इंडी गठबंधन है वहां वहां क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की निष्क्रियता, कांग्रेस के नेता नीति ना होने पर कटाक्ष कर रहे हैं और कांग्रेस की नैतिक हार है। एक अहम सवाल और है सर, चूंकि जम्मू कश्मीर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में दिल्ली और जम्मू कश्मीर मिलकर के काम करेगा। कितना मिलकर के काम होगा, कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो बीजेपी सेंटर में है और वहां पर एनसीआर, दोनों आप एक दूसरे का अपोजिट है। देश के कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं और बहुत अच्छी सरकारें चल रही। केंद्र की ओर से तय मापदंडों के अनुसार सभी प्रदेशों की सहायता होती है और कहीं भी स्टेप मददी ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, तो वेलदर्श को आपने देखा कि एक मुद्दा फिर उभर करके सामने आने लगा है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जो मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो मैंडेट इसलिए मिला है कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो गलत था। और दूसरी ओर चुग कुछ और ही कह रहे हैं कि 1,26,000 मत हमें ज़्यादा मिले हैं, इस फैसले को उन्हें मुहर लगाई है। हम मनाज साहब के पास लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और सुरजीत मना से जानना चाहेंगे कि क्या तुर्क का इक्का खेला है। सुरेंद्र चौधरी को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया और सतीश शर्मा जो निर्दलीय जीत कर आए थे उनको अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। क्यों मना सर, अब आप कंसंट्रेट करेंगे जम्मू प्रोविंस की तरफ। देखिए विनोद जी, बहुत ही बैलेंस, इससे अच्छा बैलेंस मंत्रिमंडल बन ही नहीं सकता। मतलब हमने जम्मू डिवीजन में डिप्टी सीएम दे दिया है, तो ये एक इंडिकेशन है कि उमर साहब किस हिसाब से अपनी हुकूमत चलाना चाहती है और उनकी नीयत एकदम साफ है, कोई टकराव की नीयत नहीं है, सबको साथ लेके चलना है, सबका वेलफेयर देखना है। और ये जो अफसरशाही थी जिससे कि हमारी स्टेट बहुत दुखी थी, उससे छुटकारा मिल गया है आज और डेमोक्रेसी की जीत हुई है। और ये दिखाया जाएगा कि जम्मू के साथ जो ये वो बात उछाली जा रही थी कि जम्मू के साथ बहुत भेदभाव होगा, जम्मू से कैसे लोग आएंगे, जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम लोग चुने हैं, तो डिप्टी सीएम पद जब जम्मू के लोगों को दे दिया गया है तो जम्मू के लोगों को ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हमारे बीच से एक नुमाइंदा डिप्टी सीएम के पद पे है और वो हमारी मुसीबतें हल करने के लिए तैयार है। लेकिन इस जीत में नौशहरा से जीते हैं, नौशहरा से उन्होंने रविंद्र रैना को हराया है जो कैप्टन थे, स्टेट कैप्टन या स्टेट प्रेसिडेंट कहा जाए बीजेपी के, शायद इसलिए उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है। चलिए वो तो किस लिए बनाया है वो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी के कैप्टन को हराया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बुरी तरह हराया है जी। कोई कम वोटों से नहीं हराया, लगभग 10,000 वोटों से उन्होंने हराया है। तो हो सकता है उसका इनाम उनको मिला हो और साथ में जम्मू को भी ये इनाम मिला हो कि यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है जिसने की कैप्टन, बीजेपी के कैप्टन जो कि बहुत सारी बातें किया करते थे, अपनी जो है बीजेपी की पॉलिसीज को बहुत बताते थे, बढ़ चढ़ के बताते थे और बताते थे कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो लोगों ने एक सबक सिखाया कि डबल इंजन की सरकार उस लेवल का काम नहीं कर सकी है, इसलिए उनके कैप्टन को हरा दिया और उसकी जगह देखिए इनाम मिला है, हमारे यहाँ से जम्मू डिवीजन को ये इनाम मिला है। चलो, नौशहरा के नतीजों के बाद लेकिन एक विनोद जी, गाना मैं एक, एक बात, हाँ। एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है, गद्दी जांदी पुंछ रजौरी, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वायरल हुआ है। लेकिन हमारे संवाददाता इमरान नाइकू ने जब सुरेंद्र चौधरी से बातचीत की और सुरेंद्र चौधरी ने बड़े इत्मीनान से कहा और भावुक होकर के कहा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व अब्दुल्ला खानदान मुझे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, अब बनाया है तो बहुत सारा दायित्व मुझ पे सौंपा गया है, उस दायित्व का निर्वाह करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए देखते हैं क्या कहना है सुरेंद्र चौधरी का। सुरेंद्र कुमार चौधरी जिन्होंने नौशहरा में बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना को हराया था, लेकिन आज वो जम्मू कश्मीर यूटी के नायब वज़ीर आला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। वो इस वक्त एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपका पहला रिएक्शन डिप्टी सीएम बनने के बाद? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरी फैमिली के पास लफ्ज़ नहीं कि हम कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। आज जम्मू और मेरी नौशहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने मुझे जिता के भेजा, उन लोगों का भी मैं मेरे लीडर के शुक्रिया, उनको भी पहली दफ़ा वहाँ डिप्टी सीएम मिला है। और जम्मू सूबे को तो ये है ही है, मुबारकबाद है ही है, लेकिन उसके साथ साथ खित्ता पीर पंचाल में आज 75 साल की राजनीति में पहली दफ़ा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है और ये खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। तो इसलिए मेरे पास आज की, आप अगर मुझे कहें तो मैं आज भावुक हूँ बड़ा, क्योंकि मेरे लीडर ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और काफ़ी मसले मसाइल भी हैं, क्योंकि इन 10 सालों में लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हैं और उनको हल करते हुए जो 10 साल का जो वैक्यूम है उसको 5 साल में पूरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें अपने लीडर और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पे पूरा भरोसा है, वो उनके डायरेक्शन पे हम चलेंगे और जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे और जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को के लिए जो मसले या मसाइल उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, आपने जैसे कहा कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आयद हुई है, अब चूँकि आप यूटी के डिप्टी सीएम बने हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन क्या समझते हैं आपके चैलेंजेस होंगे आपके लिए आने वाले 4-5 साल? जिस तरह से कहा आपको चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि एक वैक्यूम, एक गैप है 10 साल का,
इसको पूरा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे अपने लीडर चाहे फारूक साहब हैं चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, दोनों पे फ़ख्र है कि वो इन ऐसे हालातों से बड़ी बात, क्योंकि 96 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी उसमें भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस रियासत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया था। और आज फिर एक गैप है अपना 10 साल का जो इस LG सरकार का, गवर्नर रूल का, और हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब। तो सुरेंद्र चौधरी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन पर दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भावनात्मक मुद्दा भी उन्होंने कहा कि मैं भावुक हो चुका हूँ, और जो उनके कहा गया कि बड़ी चुनौतियाँ होंगी, और उन्होंने कहा कि वाकई में चुनौतियाँ होंगी। मैं राजीव सराफ जी के पास जाऊँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपके किसी भी MLA का वहाँ पर ओथ नहीं लेना, ये क्या प्रेशर टैक्टिक्स था या फिर कद उतना नहीं है? कहाँ, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। आपके 42 हैं, आपके 6 हैं, उनके 42 हैं। किस तरीके से आप बार्गेनिंग करेंगे? आज का मुझे एपिसोड ऐसा लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने का प्रयत्न किया आपने कि आप आज ओथ नहीं लेंगे। देखिए विनोद जी, जहाँ तक ओथ की बात है या मिनिस्ट्री बात, मैंने आपसे पहले क्लियर कर दिया, हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है जी। हम गठबंधन का हिस्सा है, हमारा अलायंस है वहाँ। बाकी देखिए, अलायंस में कभी सीटें घटती हैं, किसी घट गई, वो श्रीनगर से लड़े, हम जम्मू से। मोस्टली हमारा बीजेपी का एक इशू था और बीजेपी ने एक धर्म के नाम पे और उस हिसाब से जो इनका कार्ड होता है वो खेला और उसमें ये कामयाब रहे। हमारा सेकुलर कार्ड था, हम उस पर चले। एनी हाउ, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की कहीं था या अपीजमेंट का? नहीं, देखिए यहाँ उसमें क्या है कि जहां हमने कहीं नहीं, और ऐसा नहीं है कांग्रेस की कोई वोट कम पड़े हैं किसी को, मतलब हजारों की तादाद में वोट पड़े, और भाजपा का कोई इतना बड़ा मार्जिन भी नहीं है जो इनके पहले मार्जिन होते थे। अब चलो ये लोगों का फैसला, कोई भी विधायक जो है हजारों की तादाद में लीड लेके जीता है। आप कहाँ मार्जिन देख रहे हो? गिनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अरे आप पूरे आंकड़ा लो, सुनिए मेरी बात। आप शुरू कीजिए लखनपुर से लेके रजौरी तक, हजारों की तादाद, हजारों वोटों का मार्जिन है हर एक विधायक के पास। अरे भाई, ग्रैंड टोटल में तो वही आएगा, लेकिन हमारा भी वोट परसेंटेज बड़ा है, वोट परसेंटेज बड़ा है, हमने आपसे ज्यादा वोट शेयर किया है। हमारा में आपकी जमानत जब्त होगी। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आप खड़े थे कहीं कहीं जमानतें बचा सके, बड़ी जगह तो जमानतें होगी। आपका श्रीनगर में क्या हाल हुआ? आप ये क्यों कह रहे हो कि आप ये क्यों कह रहे हो कि मार्जिन कम था? आप मेरे से बात करो, आप बताओ जो श्रीनगर में आपने खड़े किए थे उनका क्या हाल हुआ? आपका मार्जिन यहाँ तक दब गया एरिया में क्या हुआ? 6 लोग आपके जीते। रजौरी पुंछ में क्या हुआ? एसटी भी बने थे, एसटी वाली सीट निकाली आपने, एसटी वाली निकाली, जो डूबता जहाज है ना, डूबता जहाज 6 लोग आपके जीते हैं। अरे ये 70 साल में पहले यही आपका यही रोना है। 70 साल में पहले आपका रोना यही है, आपका रोना यही है। आपको सीटें चाहिए, बात कीजिए, हमें जमहूरियत चाहिए, हमें सीटें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए देखिए, असूल जिंदा रहने चाहिए, सीटें आती जाती रहती हैं, कोई इसमें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। सियासत में असूलों की बात, बिल्कुल, ये कहाँ से आती है सियासत में असूलों की बात? देखिए, मना साहब भी मुस्कुरा रहे हैं और कल पठानिया भी मुस्कुरा रहे हैं। असूल और सियासत दूर दूर तक मेल नहीं खाता है। जिन्होंने 92 सरकारें गिराई हैं। जी एक और बात मैं ऐड करूंगा, कर्नल साहब ने जो बात कही, हमने गिराई है ना, तो गिरा के बनाई नहीं है इनके साथ कि तोड़ दिए और वहां से 15 ले ली, यहाँ से 20 ले ली और अपनी सरकार गिराई है तो इलेक्शन ही होगा, इनकी तरह नहीं है। साहब ने जो अपने इंटरेस्ट में सरकारें गिरा, आपकी बात होगी। अच्छा, कर्नल साहब ने जो कहा है कि जम्मू को, जैसे गोवा का इन्होंने एग्जांपल दी, तो ये अच्छी बात है। अगर गोवा में इतने कम लोग रहते हैं, वहाँ स्टेट है, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू को भी अलग स्टेट बनाया जाए, अलग यूटी या स्टेट बनाया जाए, और कश्मीर को। इसमें क्या है कि हमारी कुछ टोपोग्राफी ऐसी है, भाषा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमारा कल्चर, ये बिल्कुल कश्मीर और जम्मू का अलग है, ये आप भी जानते हैं। और यहाँ पर देशभक्त लोग रहते हैं, ये शायद अभी आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस को पता चलेगा। जो इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं तो जम्मू के डोगरों ने, जम्मू के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही शेख है जिन्होंने महाराजा हरि सिंह को कैसे यहाँ से निकाला था, आपको पता है, यही कांग्रेस थी। और शेख को कैसे बैठाया था, शेख अब्दुल्ला को, और ये सारी बातें शायद ये भूल गए हैं। और आज ये कहना कि यहाँ दो जगह हम लोग सहमत हैं, जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी अलग स्टेट बने और कश्मीर में भी अलग स्टेट बने। यहाँ बात रही कि यहाँ कैसे हम इलेक्शन लड़े, किन परिस्थितियों में लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बढ़िया ग्राउंड तैयार की, यहाँ शांति लाई।
आज यहाँ कहने वाले लोग थे कि 370 टूटेगी तो हजारों कत्ल हो जाएंगे। आपको पता है एक चिड़िया तक भी नहीं मरी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की देन है आज यहाँ शांति लाना और डेवलपमेंट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना, यहाँ एम्स लाना, IIT, IM, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर में करवाया है, शायद इससे पहले भी कहा। टोल प्लाजा उठा दिया टोल प्लाजा, आप गए नहीं उधर, उठा दिया। मेरा मतलब कहने का है वो अलग बात है। टोल प्लाजा लगा देते, अरे बहुत सारा कांग्रेस ने लाया ना पब्लिक प्राइवेट, जो ये हमारे आपने लाया 15 साल का रोड टैक्स, छोटी मोटी बातों में मत आइए, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें गिनाइए। उसके बाद 10% अलग से टैक्स लेते हो, छोटी बातों में क्यों आप झूमते हो? उसके बाद आप रोड में लेते हो, पेट्रोल में भी टैक्स लेते हो। देखिए हालात क्या थे, किस बात का? अरे फिर किस बात यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चलाते थे, यहाँ हुर्रियत का चलता था, वो सब आप भूल गए। अरे हिंदू मुस्लिम क्या शांति लाया ना मुसलमान वहां पर। कश्मीर में आज लाखों लोग तिरंगा उठाने वाले हैं, तिरंगे को कंधा देने वाले हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को देखिए, वहां अनंतनाग में 80-80 हजार लोग वहां तिरंगा उठा रहे हैं। ये देन है भारतीय जनता पार्टी की, ये देन। हाँ, पिछली बार फिगर थी 80,000 से ज्यादा लोग, आप भी देखा करो ना। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत समझदार पार्टी है और मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला जी ने आज बहुत अच्छा फैसला दिया कि कांग्रेस को दूर रखा है और आगे भी दूर रखे। उनको पता है कि पूरे देश में इनकी जो साख गिरी है उसके साथ वो भी नहीं बहना चाहते। उनको पता है डूबता जहाज है, इनको अलग से रखो। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर में, काम भी होने चाहिए। अपने सियासी अनुभव से बताएंगे जिस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, मैनिफेस्टो को बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो ऐसा लगता है कि अलगाववादियों से प्रभावित था। और वो क्या मैनिफेस्टो दिल्ली में भाजपा की अगुवाई वाली NDA सरकार के रहते इस मैनिफेस्टो पर अमल कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे तो क्या कश्मीरी आवाम नाराज होगी? क्या महबूबा मुफ्ती को इसका अवसर मिलेगा? ये बड़ा गंभीर सवाल। देखिए, आई फुली एग्री विद यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सवाल ये है कि इस समय अगर हम क्रेडेंशियल की बात करें 47 से लेके, जैसे जोल साहब भी बोल रहे हैं, एक आप बिल्कुल इन ए वेरी डिस्पैशनेट मैनर, अगर हम बोलते हैं कि जम्मू के लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं, कश्मीर में मैं ये नहीं बोलूँगा सारे एंटी नेशनल्स हैं, बट कुछ हैं। आप फारूक जी का स्टैंड देखिए, हमें महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके उन्होंने ये वकालत की है कि पाकिस्तान को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। और इस विषय पे मैं बहुत बात बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर जब तक आर्मी इजाज़त नहीं देगी, आप उनको किसी भी टॉक में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और आर्मी क्यों आएगी हम नेगोशिएशन के लिए? बिकॉज जब तक इन दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, आर्मी की जो जैसे इनकी जो गुड्डी है वो अब रहेगी। जिस दिन ये ठीक हो जाएंगे, आर्मी की रेलीवेंस घटती जाएगी। वैसे वहाँ पे इस समय एंटी आर्मी मुहिम चल रही है। अभी राजनीति में क्या होता है सर कि महबूबा मुफ्ती जो है वो अभी पूरा ऑब्जर्व करेगी, जो भी मूव चलेंगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसको आप ये मान के चलिए कि लिमिटेड, वैसे ही इनके पास कोई बड़ा डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, लेकिन जो भी ये करेंगे, सबका साथ, सबका विकास और वेलफेयर, जो भी प्रोजेक्ट, ये कहीं ना कहीं उसमें खामियां ढूंढेगी। इसको अपनी ही पार्टी को भी सर्वाइव के रखना है। मैं तो ये भी मान के चलता हूँ कि शायद कल को PDP ना रहे, कुछ कांग्रेस में चले जाएं, कुछ NC में चले जाएं। जैसे वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट थे, गायब हो गए, अभी दिखते ही नहीं। अभी गंभीर समस्या हमारे पास ये है, जो हमें सोच के चलना है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन जहाँ पे लोग जो हैं दोनों रीजन के खुश रह सकें। इसके लिए हमने मुहिम शुरू कर दी है और अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आने वाले 2-4 दिन में हम शिवसेना के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें ये इशू उठाया जाएगा जम्मू यूटी का। हमने पहले भी शुरू किया था और अभी मैंने एक चीज़ नोट की है कि शायद ये BJP के हित में भी होगा। अगर ये जम्मू सेपरेट यूटी बन जाती है तो जो पार्टी पावर में आएगी वो BJP होगी और BJP का जो इन्होंने स्लोगन दिया था हिंदू चीफ मिनिस्टर, वो भी बड़ी हद जाएगा जी। तो ये BJP को सोचना चाहिए देश के हित में। देखिए, पावर, पॉलिटिकल पावर के अंदर भी आप बात करें सुरेंद्र चौधरी की, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कंसेप्ट पहले था ही नहीं। ये तब शुरू हुआ जब आपने अपने जो अलायंस वाले हैं उनको जोड़ के रखना है, उनके लिए कुछ आगे डाल दो। और डिप्टी CM का क्या रोल होता है?
कुछ भी नहीं, सारा रोल तो चीफ मिनिस्टर का है, सिंबॉलिक है। तो अभी ये क्या चेंजेस लाएंगे मेरे को नहीं पता है, बट लोगों की डिमांड क्या है, जैसे मनार साहब ने बोला, आई फुली एग्री, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो थी बीजेपी के रेजीम के अंदर, वो ब्यूरोक्रेसी की, दैट वाज ऑफुल। लोगों को कहीं से रिस्पाइट नहीं मिल रहा था, कोई सिस्टम नहीं जो उनके ग्रीवेंस को सुन सके, तो वो भी चीज़ होगी वो, और काफ़ी हद तक होगी। वो ऑल डिपेंड करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको कैसे और कितना हद तक वो गवर्नर को, इलेक्टेड गवर्नर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जी, हम तो ये सोच के चलते हैं कि देश में विकास होना चाहिए, लोगों के हित में कार्रवाई। अभी अब मैं आपको ये बताता हूँ, छोटी सी बात, टोल की बात चल रही थी। हमारे यहाँ 4 टोल हैं जम्मू रीजन में, 5वां रिंग रोड पे बन रहा है और 6ठा शायद बनेगा वहाँ पर ठंडी खुई। 6 टोल एक रीजन के अंदर, कश्मीर में चले जाइए आप, 1 टोल। इसके लिए मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये बात करती है कि दोनों रीजन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो या तो वहाँ पे 6 पुल बनाइए या यहाँ वाले जो है 6 को 1 पे ले आइए। चलिए, आज कर्नल प्रधान, आज का सबसे बड़ा जो अहम पहलू था वो सतीश शर्मा थे। सतीश शर्मा के वालिद मदन लाल शर्मा कई मरतबा MP रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के, वो एक बड़े कद्दावर नेता हैं। इनको DDC का टिकट नकार दिया गया कांग्रेस की तरफ से, फिर MLA का टिकट जस्ट शामिल कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हुई थी, पहले रिजर्व थी, फिर MLA का टिकट भी काटा गया। लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी क्योंकि उनके वालिद ने वहां बहुत ज्यादा काम किया हुआ था। और सतीश शर्मा के साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है उमर अब्दुल्ला को बतौर चीफ मिनिस्टर बनने के। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है चीफ मिनिस्टर। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये पहले UT यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। और उनके साथ साथ सुरेंद्र शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जावेद डार ने मंत्री पद का शपथ लिया, स्कीना टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा, दोनों ने बहुत सेरेमनी मुकम्मल हो चुकी है और बहुत सारे बाहर से नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता आए हुए थे। अगर कांग्रेस की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए थे, इसके अलावा राहुल, प्रियंका गांधी और भी बड़े नेता अलग अलग पार्टी से आए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी है, उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है। तो हम चर्चा कर रहे थे सतीश शर्मा की। हमारे संवाददाता इमरान नाइकू ने सतीश से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सतीश शर्मा जी हमारे साथ है, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर UT में बतौर मिनिस्टर ओथ लिया है। छम से ये आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए थे। सतीश जी, पहला रिएक्शन आपका, आप UT के मंत्री बन चुके हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का और अवाम का, उस माता रानी का, बाबा मेमल जी का, और ख़ास तौर पे मेरे कायद उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक आज़ाद उम्मीदवार को दी और ये जो गैप था कश्मीर और जम्मू का, वो फिल किया और जम्मू को उसका जायज़ हक, बल्कि उससे ज़्यादा हमें हक मिला। और कोशिश करेंगे ये अच्छे से हम काम करें और जो लोगों की परेशानियां हैं, जो नौजवानों की परेशानियां हैं, बेरोज़गारों की, डेली वेजर्स की, स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है, बॉर्डर कंपनसेशन, ALCIB, उसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं जो पिछले 11 सालों से, स्टेटहुड सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर हमें लड़ाई और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। UT में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सो आप समझते हैं कि आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजेस भी होंगे? बिल्कुल, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया गया और मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से यूनाइटेडली इट विल बी, हम को शेयर बनेंगे इस चीज़ें, पूरा जम्मू प्रोविंस को शेयर बनेगा और जम्मू की सेवा एक खादम बनकर, एक नौकर बनकर हम। आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप जीत के आएंगे, फिर आपको मंत्री का पद मिलेगा? देखो, मुझे जीतने की पूरी उम्मीद था, मैं वो मदन लाल शर्मा जी को वो वोट किया लोगों ने, तो जीत उनकी थी और उमर अब्दुल्ला साहब की नजर इनायत बोलते हैं, उनका आशीर्वाद रहा और उनका हम मरते दम तक ये एहसान नहीं। तो आपने देखा सतीश शर्मा का क्या कहना था, आपने वालिद का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये मदन लाल शर्मा को वोट मिला है। लेकिन आपको बताते चले दर्शकों कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका और नेता खोया है। अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व
इनको टिकट देता, एक तो ये जीत के आ जाते, दूसरा एक नया नेता उनको उभर के मिल जाता जो कांग्रेस ने खोया है। चैलेंजेस है, अभी उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि डेली वेजेस को रेगुलराइज करना है और बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए विनोद जी 10 साल का गैप पड़ गया है, ठीक है ना, और 10 साल में बहुत सारी उलझने, बहुत सारी परेशानी स्टेट के लोगों को रही है, और पिछले 5-6 सालों से तो अफसरशाही रही है। तो जो वो गैप है उसको भरने के लिए नेचुरली चैलेंजेस तो हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना। उनको एक दिन में ठीक किया जा सकेगा ऐसा नहीं है। जो 6 साल का गैप अफसरशाही ने डाल दिया है उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, और हम लोग जो हैं, जो हमारी हुकूमत आई है, हमारे मिनिस्टर आए हैं, जोर शोर से उसको लोगों के मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करेंगे कि अफसरशाही जो है वो सुनती ही नहीं थी। आप किसके पास जा सकते हैं, अफसर आपसे मिलते नहीं थे। वो गैप को भरने की कोशिश की जाएगी, और लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको जितनी जल्दी। मना साहब, ये पहले बीजेपी वाले कहते थे कि 70 सालों की जो कारकर्दगी है वो साफ करनी है, अब आपको 10 सालों का वो मौका मिल गया। 10 सालों से ये तो हुआ है विनोद जी, ये तो लोगों ने डिसाइड कर दिया ना। अगर इनकी बात ठीक होती तो आज बीजेपी वहां पे हुकूमत बना रही होती और बीजेपी का सीएम होगा। ये लोगों ने साफ कर दिया कि जो है ये हुकूमत किसको दी है, और जब हुकूमत बनी है और उसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने बहुत एक बैलेंस मंत्रिमंडल जो है बनाया है, ताकि जम्मू के लोगों को, आपने देखा होगा सतीश शर्मा जी भी कह रहे हो, मेरे ऊपर नजर इनायत रही है उमर अब्दुल्ला साहब की, ताकि उन्होंने एक बैलेंस बनाया है कि जम्मू के लोग ये महसूस नहीं करें। उमर अब्दुल्ला की नजर इनायत कांग्रेस पर क्यों नहीं रही, इस पर जवाब देंगे आप भी? ये बताइए विनोद जी, कहाँ पे नजर इनायत नहीं है उनके ऊपर? अभी रखा हुआ है ना, अभी रखे हैं, 3 मिनिस्टर बनाने हैं ना, इसमें कोई उलझन नहीं है, बैठ के बात कर लेंगे। आप क्यों ऐसी बात करते हैं कि अलायंस को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं? पूछ रहा हूं। नहीं, ये पूछ रहे हैं, पूछने की जरूरत नहीं है ना। अलायंस बिल्कुल मजबूत है, उनके जो बड़े लीडर थे वो वहां पे थे जी। वो कोई ये नहीं था कि कांग्रेस के बड़े लीडर सब थे वहां पे, और ये इंडिकेट आज बोलना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है इस मौके पे, लेकिन आने वाले टाइम में देखोगे आप कि जिन परिस्थितियों में और जो मैनिफेस्टो है इनका, खास करके दफ़ा 370 को लेके जो इनका स्टैंड है, मैनिफेस्टो है, और किन हालातों में ये गवर्नमेंट बन रही है और ये कैसे चलानी है, आप देखेंगे 2-4-5 महीने में इनकी क्या हालत होती है। ये कहाँ से 1 लाख नौकरियाँ देंगे, कहाँ से ये बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ से ये आज मीटर यहाँ के और वहाँ के उखाड़ फेंकेंगे। ये सारी बातें जो थी ये पहले तो बोल देते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि 200 यूनिट क्या, ये तो 10 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। पहले ही यहाँ बिजली का इतना बड़ा कर्जा जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर है, जो पहली सरकारें रही यहाँ, उन्होंने कैसे बेड़ागर्क किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इतना कमज़ोर है जम्मू में। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि बिजली 8 घंटे नहीं आती है, और ये कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? 1 लाख नौकरी एट इंस्टेंट कहाँ से दे देंगे? ये कहाँ से आज मीटर यहाँ के और वहाँ के उखाड़ फेंकेंगे? ये कहाँ से 12 सिलेंडर देंगे? ये सारी बातें हैं, ये मैं समझता हूँ 2-4 महीने देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये सब टूट जाएंगे, और यहीं आपस में झगड़ा इनका ले डूबेगा, और यहाँ सरकार इतनी लंबी चलने वाली भी नहीं है अगर ऐसी चलाएंगे। जी, कुछ कहना चाहिए। हमारे देश का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो है ये जो फ्री वीजा रेवड़ी कल्चर आ चुका है, जिसमें मैं ये नहीं बोलूँगा सारी पार्टियाँ उसका हिस्सा है, कोई भी पार्टी आप ले लीजिए। अभी सवाल ये है कि इन पार्टियों को ये अख्तियार किसने दिया कि आप टैक्स पेयर के पैसे से अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए आप टैक्स पेयर का पैसा लगाएं, आप अपने पार्टी फंड से खर्च कीजिए, जितनी भी फ्रीबीज देनी है। आप एडवर्टीजमेंट देखिए जो आती है इनकी, प्रिंट मीडिया ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, सबका और बेड़ा गर्क हो रहा कंट्री का। इस समय हमारा जो जीडीपी डेप्ट रेशियो है वो 85% पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि हम 12 लाख करोड़ रुपया हर साल उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। 15 रुपये से 85 पैसे आपके निकल जाएंगे टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ डेट विच वी हैव। 15 रुपये से आप देश चलाना चाहते हैं, विकास भी करना चाहते हैं, वेलफेयर भी करना चाहते हैं। तो मेरी ये सरकार से रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, कि एक लॉ बनाया जाए जिसके अंदर ये फ्रीवीज को पूरी तरह से बंद किया जाए, और एक डिमार्केशन की जाए कि वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है और फ्रीबीज के अंदर क्या क्या शामिल होता है। इसमें तमाम गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक पॉलिसी बनाए, एक डिसीजन ले, मीटिंग करें और इसको ख़त्म करें जितनी जल्दी हो सकता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और आपने सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त खोरी या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात कही है। कोल साहब, आपके लिए आपको लगता है कि टिकट वितरण में आपसे गलती हुई, अदरवाइज आपका कदम थोड़ा ऊंचा होता और आप आंख से आंख मिला करके उमर अब्दुल्ला से बात करते और अपनी जो राइट्स हैं उसको आप मांगते? देखिए विनोद जी, हमारी तो आंख में आंख मिलाने वाली नेचर नहीं है, लेकिन ये आपको बताऊं, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच समझ के जिस तरह किया, उसकी मैं इस समय चर्चा नहीं, वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा तो फिर आप कहोगे टाइम की कमी है। सो टिकट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे AICC के ऑब्जर्वर होते हैं, इंचार्ज होते हैं, पार्टी के PCC प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरे जो सीनियर लीडर्स होते हैं, बैठ के तय करते हैं कि किसको कहाँ टिकट दी जाए। हो सकता है कई दफ़ा प्रेशर आ जाता है, कोई उस पर इन्फ्लुएंस में आता है, कोई बड़ा कदवार नेता होता है तो बंदा सोचता है शायद ये तो कोई कीर्तिमान या कोई तीर होगा, तो उस समय कई दफ़ा पार्टी इन्फ्लुएंस में आ सकती है, बट ऐसा जनरली नहीं होता। जैसे हमारा रजौरी में इफ्तिखार, वो मेरे NSUI में था, ये सतीश शर्मा भी मेरे साथ NSUI में थे, एज ए इन्होंने मेरे साथ काम किया और एक ग्रास रूट से आए, और इफ्तिखार अहमद भी मेरे NSUI में था, सतीश शर्मा, शाहनवाज जो वो सुवनकोट से, ये सब NSUI से आए हैं, ग्रास रूट से आए हैं। तो मेरे को नहीं लगता बड़ा एक नॉर्मल से फैमिली के लोगों को भी टिकट मिली है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कहीं बार कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है, कोई इनपुट्स ऐसी होती हैं तो बंदा सोचता है शायद निकाल लेगा, इसमें कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता। क्यों सरबजीत जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस का इतना ज़्यादा गिराफ गिर गया है कि वो सीधे नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हैं NC के साथ? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। यहाँ तक इनकी टिकट वितरण का बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको क्या हराना है, आपस में इनके इतनी लड़ाई होते हैं कि ये खुद ही एक दूसरे को हराने के चक्कर में। कल ही मैं यहाँ पर हमारे एक कैंडिडेट थे तरनजीत सिंह टोनी जी, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैं देख रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे हराने में कांग्रेसियों का ही हाथ है, और वो सीधा सीधा रमन भल्ला को कह रहे थे। तो मतलब इनका जरूरत नहीं पड़ती है बाहर वाले हम लड़े, ये आपस में इंटरव्यू में कह रहे थे कि रमन भल्ले ने मुझे हराया वहाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरत ही इनको पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खुद ही आपस में लड़ाई में झगड़े में ही इतने उलझे होते हैं कि खुद ही हार जाते हैं, तभी तो इनका ये हाल है। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है? जम्मू कश्मीर में 70 साल 75 साल के बाद आज इतने नीचे स्तर पर आई है, तो ये कहने की बात नहीं है। और आगे आगे देखोगे ये कांग्रेस लुप्त जो है जम्मू कश्मीर और देश। चलिए सरबजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, करण पठानी आपका, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनाज साहब आपको मुबारक भी और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, सरकार बन गई, एक लंबे अंतराल के बाद जो उम्मीद थी जम्मू कश्मीर की जनता को वो पूरी होगी और आने वाले दिनों में चुनौतियां भले ही हैं लेकिन हमें सकारात्मक सोच के साथ अच्छी सरकार मिली है, अच्छा काम करेगी, इस उम्मीद के साथ हमें चलना चाहिए। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए नमस्कार।